नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं रैपिड रिवीजन, यानी कि कम समय में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आज का ये सेशन जो होगा आपका रैपिड रिवीजन वाला, ये आपकी एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हेल्प करेगा। चाहे वो आपकी CHO की हो, चाहे आपकी वो स्टाफ नर्स की हो, चाहे आपकी नॉर्सेट की हो, ESIC DSSB, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में, एवरी एग्जाम में ये कंटेंट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको आज का ये कंटेंट पूरा आपको पढ़ना है, पूरा आपको याद करना है। जो भी आपको आज बताया जा रहा है, जो भी आपको आज सिखाया जा रहा है, हर एक पॉइंट को आपको सीखना है, अच्छे से इसको याद करना है। आपकी हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए बहुत कुछ आज शॉर्ट एंड स्वीट टाइम में बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी उम्मीद रहेगी, आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट आप आज जो आपको मिलने वाला है, देन हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर कर दें। चलिए सबसे पहले हम आज जानते हैं एक्ट्स के बारे में। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि जैसे क्वारंटाइन एक्ट है वो कब बना था, तो आंसर में कर देना 1825। नेक्स्ट देखिए कुछ एक्ट्स है, इनको आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कब बना था, तो आप आंसर में कर देना 1969। वैक्सीनेशन एक्ट जो है वो 1880 में बना था। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बना था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट जो है वो 1885 में बना था। एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है वो 1897 में बना था। वैसे ही मद्रास पब्लिक हेल्थ एक्ट ये 1939 में बना था। तो ये कुछ एक्ट्स हैं और उनके सामने इनकी सन है जब ये बनाए गए थे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, वैक्सीनेशन एक्ट एंड यहाँ से क्वारंटाइन एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर चलते हैं अपन। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कुछ थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं बोर कमेटी के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। बोर कमेटी जो है वो 1943 के अंदर बनी थी, ठीक है। यहाँ पर जो बोर कमेटी बनाई गई थी, मतलब उस दौरान, तो इसका एक जो रिकमेंडेशन था वो क्या था, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज एट ऑल लेवल्स, यानी कि हर एक लेवल पे प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज जो है वो मिले, ठीक है। इनको आप छोड़ दीजिए, BPCCHN ये सवाल पूछे गए हैं, हालांकि BPCCHN के एग्जाम में इनको नहीं देखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताए जा रहे हैं वहीं आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस है, ये तो आप सभी को पता ही है और आप सभी जानते भी हैं, ठीक है। अपन लोग नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ प्रिवेंशन, हर एक एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, चाहे आपकी सेंटर की हो, चाहे आपकी स्टेट लेवल की हो, या फिर आपकी एंट्रेंस एग्जाम हो, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन, यानी कि रिस्क फैक्टर डेवलप होने से पहले ही उनके प्रति एक्शन लेना क्या कहलाता है, अपना प्राइमोडियल प्रिवेंशन। यानी कि जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको पहले से ही एजुकेट करके मिनिमाइज करें, वो आपका क्या कहलाएगा, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि जो भी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो रिस्क फैक्टर है बहुत सारी डिजीज कंडीशन का। तो ये क्या है, आपके प्राइमोडियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आपको पता है कि जब डिजीज कंडीशन होने वाली होती है उससे पहले उससे बचाया जाता है। तो यहाँ पर आपका हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में जैसे वैक्सीनेशन, यानी कि हर एक बच्चे को वैक्सीन्स लगाई जाती है। वो क्यों लगाई जाती है, ताकि फ्यूचर में उसको उस प्रकार की बीमारी से सामना नहीं करना पड़े। हेल्थ प्रमोशन ये भी इसी के अंतर्गत आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन एंड प्राइमोडियल प्रिवेंशन दो हो चुके हैं। नेक्स्ट आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन से। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या क्या आता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, यानी कि डिजीज कंडीशन जो है पर्सन को हो चुकी है, तो उसका अर्ली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डायग्नोस करवाए उस डिजीज कंडीशन को, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट ले ले। तो ये आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ से सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि केस फाइंडिंग जो है या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो किस टाइप के प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको आंसर में कर देना है सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्योंकि हमने बोला है अभी भी अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इंटरवेंशन दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका आता है टर्सरी प्रिवेंशन, जिसके अंदर जो भी
पर्सन है, इम्पेयरमेंट है या फिर लास्ट स्टेज आप बोल सकते हैं, मतलब रिहेबिलिटेशन केयर जो है होती है वो आप दे रहे होते हैं। यानी कि पर्सन इम्पेयरमेंट से है या फिर डिसेबिलिटी से है, सिर्फ उसको आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप ठीक तो नहीं कर सकते, है ना। जैसे कैंसर का पेशेंट होता है, उसको उतना पेन होता है खूब ज़्यादा, है ना, तो उसको आप रिहेबिलिटेटिव केयर दे सकते हैं। ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनको रिहेबिलिटेटिव जो केयर है वो आप प्रोवाइड करवाते हैं। उनको ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको वो कंफर्टेबल जोन जो है यानी कि केयर देकर उनको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो वो आपकी टर्सरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आती है। बाकी यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, इनको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर पीएससी, सीएससी एंड एचडब्ल्यूसी, मतलब तीनों की जो पॉपुलेशन बेस्ड है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो सब सेंटर होता है यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है, वो 5000 की पॉपुलेशन पे बनाया जाता है। और ये जो 5000 की पॉपुलेशन होती है वो जनरल पॉपुलेशन है प्लेन एरियाज़ के अंदर, और जो हिली ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, उनमें 3000 की पॉपुलेशन पे भी सब सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो ये पॉपुलेशन से यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब बात करते हैं यहाँ पे सब सेंटर पे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती है, तो वो आप लोग ज़्यादा डिटेल के लिए देख लेना जो भी बुक आपको मिले। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम फॉर एंटीनेटल विजिट होने ही होने चाहिए। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। बाकी अपन यहाँ नहीं देखेंगे ज़्यादा चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है पोस्ट नेटल केयर को लेकर कि एक बच्चा है जिसकी होम डिलीवरी हुई है, तो आशा जो है या फिर एएनएम जो है वो कितनी बार होम विजिट करेगी, इस प्रकार से सवाल आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो पोस्ट नेटल जो होम विजिट होता है, अगर बच्चा घर में ही जन्म मतलब बॉर्न हुआ है, तो वहाँ पर 03742 यानी कि इन 4 दिन, यानी कि जब बेबी की डिलीवरी हुई है उस दिन विजिट करना है, तीसरे दिन एंड 7वें दिन एंड 42वें दिन, इन 4 दिन जो है विजिट करना होगा। अगर बच्चे की डिलीवरी सब सेंटर पे या फिर पीएससी लेवल पे हुई है, तो वहाँ पर 0 डे आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, तीसरे, 7वें और 42वें दिन आप विजिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से भी सवाल कई बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि एक बच्चा है जो LBW का है, यानी कि लो बर्थ वेट बेबी है, और LBW बेबी डिलीवर हो गया, उसके बाद उस बच्चे की कितनी टाइम आप पोस्ट नेटल जो है विजिट करेंगे, इस प्रकार से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो LBW का मतलब है कि 2.5 kg से अगर बिलो बच्चे का वेट है तो वो LBW के अंतर्गत आता है। और इसके लिए 03742 ये होम विजिट किसकी है, होम डिलीवरी की, यानी कि घर पे अगर बच्चे की डिलीवरी हुई है तो ये तो है ही होम डिलीवरी, साथ में एडिशनल विजिट और करनी होगी, कब, 7, 21 और 28वें दिन। तो यानी कि 037 एंड 14, 21, 28 एंड 42, तो इस प्रकार से ये एडिशनल विजिट, ये चाहे होम डिलीवरी हुई हो या फिर सेंटर डिलीवरी हुई हो, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। वहीं नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। सिर्फ हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वहीं पढ़ेंगे और वहीं याद करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है और ये रैपिड रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पर वही चीज़ पढ़ाई जाएगी जो इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, आपको सवाल पूछा जाएगा कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ था, तो आपको आंसर में करना है 1992। वैसे ही आपको सवाल पूछा जाएगा नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो आंसर में आप कर देना 2002। नेक्स्ट देखिए नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम 1983, 1983 जो है वो आपको राइट आंसर कर देना है। वैसे लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1955 में बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको सवाल पूछा जा रहा है नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो आपको बोला जा रहा है लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, एक आपको बोला जा रहा है नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। तो इराडिकेशन तो 1983 में आया था और लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1955 में बनाया गया था। वैसे ही देखिए यहाँ पर यहाँ पे NTCP एंड RNTCP यानी कि रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1997 में बनाया गया था, लेकिन इससे पहले एक NTCP भी बनाया गया था, यानी कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1962 में बनाया गया था। अब इसी का रिवाइज्ड रूप जो है वो 1997 में तैयार किया गया है। वैसे ही नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, 1976 आंसर में आप कर देना। नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, यानी कि NPPCD, ये जनवरी 2007 में बनाया गया है।
वैसे ही नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये 1982 में बनाया गया और बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो प्रोग्राम से पूछा जा सकता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, यानी कि NPCDCS, ये 2010 में बनाया गया है। वैसे ही नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम यानी NIDDCP, ये 1986 में बनाया गया। ये सारे जो भी प्रोग्राम्स आपको बताए जा रहे हैं सारे के सारे आप याद कर लेना। यहाँ से ये सवाल भी पूछा जा सकता है, टेस्टिंग ऑफ साल्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ आयोडीन थ्रू साल्ट टेस्टिंग किट्स बाय आशा, मतलब आशा के द्वारा जो आयोडीन की प्रेजेंस होती है तो वो डिटेक्ट करने के लिए कौन सा किट यूज करती है, तो आप आंसर में करना साल्ट टेस्टिंग किट। ऐसा सवाल आपको बहुत कम चांस है लेकिन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है NTCP, यानी कि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ये 2007-8 में बनाया गया है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे जो आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे PSC की बात करते हैं, तो PSC जो है वो 20 से 30,000 पॉपुलेशन पे होती है। 30,000 प्लेन एरियाज की एंड 20,000 जो है वो हिलीज ट्राइबल एरियाज या फिर जो डिफिकल्ट एरियाज होती है वहाँ की ये पॉपुलेशन पे बनाए जाते हैं। इसके नीचे 6 सब सेंटर होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो PSC से सवाल पूछा गया है, ये हरियाणा CHO में क्वेश्चन पूछा गया था, टाइप ए जो PSC है उस पर डिलीवरी लोड कितना होता है, ये सवाल पूछा गया था। तो आंसर में कर देना लेस देन 20 पर मंथ, 20 से भी कम जो डिलीवरी लोड होता है वो कहाँ पर होता है, टाइप A PSC के अंदर। टाइप B PSC में 20 से ज़्यादा डिलीवरी लोड होता है। ठीक है, बाकी डिटेल हम ज़्यादा देखेंगे नहीं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहीं देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टोटल स्टाफ, ये भी आप पढ़ लेना, आपको पता भी है। CSC की बात करते हैं तो CSC जो है 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन पे एस्टेब्लिश किए गए हैं। 80,000 आपकी जो भी डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, हिली ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पर होती है, और 1,20,000 प्लेन एरियाज़ की पॉपुलेशन पे CSC एस्टेब्लिश किए गए हैं। एक CSC पे 30 इंडोर बेड्स होते हैं, और यहाँ पर साथ में ऑपरेशन थिएटर होता है, एक्सरे रूम होता है, लेबर रूम होता है एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज़, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो CSC पे प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हेल्थ सर्विसेज होती है, यहाँ से सवाल वैसे पूछा नहीं जाता है, आपको नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये उसी का चल रहा है अभी, एपिडेमियोलॉजी, यहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में हम, तो ये भी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए वाटर के बारे में एक चीज़ देखते हैं। 2 टर्म पूछी जाती है, एक तो पूछा जाता है वाटर कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड वाटर किसे कहेंगे, और एक आपको पूछा जाता है पॉल्यूटेड वाटर। एक तो होता है आपका कंटामिनेटेड वाटर, एक होता है पॉल्यूटेड वाटर। तो सवाल में आपको कैसे क्या आपको पूछा जाए, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। कंटामिनेटेड वाटर वो वाटर होता है जिसमें पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, और पॉल्यूटेड वाटर वो वाटर होता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती है। दोनों का ध्यान रखना, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कंटामिनेटेड एंड पॉल्यूटेड दोनों में डिफरेंस है। पॉल्यूटेड मतलब इम्प्योरिटीज़ एंड कंटामिनेटेड मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, पैथोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ से सवाल ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ से बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। वाटरबोर्न डिजीज कंडीशन होती है और एक वाटर वॉश्ड डिजीज कंडीशन होती है, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए। वाटरबोर्न डिजीज जैसे कोलेरा आप जानते हैं, टाइफाइड भी जानते हैं, बैसिलरी डिसेंट्री, लेप्टोस्पायरोसिस, ये जो भी डिजीज कंडीशन है यहाँ पे, ये सारी की सारी क्या है, वाटरबोर्न डिजीज कंडीशन है। तो ये तो है वाटरबोर्न डिजीज कंडीशन। अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि वाटर वॉश्ड डिजीज कंडीशन कौन सी है, या फिर इनमें से एक वाटर वॉश्ड डिजीज कंडीशन है, एक्सेप्ट से भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाटर वॉश्ड डिजीज कंडीशन जो होती है वो स्केबीज है, ट्रेकोमा है, टाइफस, फ्लिया, लाइस, टिक बॉर्न डिजीज, ये कुछ डिजीज कंडीशन जो है वो वाटर वॉश्ड डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट यहाँ पे वाटर रिलेटेड डिजीज कंडीशन, ये तो वाटर रिलेटेड तो जैसे फाइलेरिया है, मलेरिया है एंड डेंगू फीवर है, इनके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मॉस्किटोज होते हैं, वो यहाँ पर पनपते हैं। तो ये वाटर रिलेटेड डिजीज कंडीशन हो गई। ठीक है, कुछ वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस वगैरह यहाँ पे दे रखी है, ये अपन लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो देखिए, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से वाटर को फिल्टर करते हैं, मतलब ब्लीचिंग पाउडर से जो है कैसे और कितने वाटर को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है 2.5 ग्राम जो है वो 1,000 लीटर वाटर को जो है प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ केमिकल मेथड्स आप देख पा रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो 1,000 लीटर पानी को कितना, सिर्फ 2.5 ग्राम, इससे हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो यूज़ लिया जाता है
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए। और ये क्या करता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो आता है, ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, विब्रियो कोलेरा ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। इसलिए KMnO4 यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका यूज़ जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए लेते हैं। अब आगे देखिए, आपको सवाल पूछा जा सकता है आयोडीन को लेकर। ये आयोडीन जो है, आयोडीन से भी वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, लेकिन ये एक इमरजेंसी मेथड है, बहुत कम यूज़ लेते हैं। ये इमरजेंसी टाइम में ही यूज़ लिया जाता है, इसको रूटीन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, थायराइड एक्टिविटी को इंटरफेयर करता है, और वहाँ जो थायराइड से हार्मोन्स निकलते हैं उनको इंटरफेयर करेगा, तो सीधी सी बात है बहुत सारी डिजीज कंडीशन को न्योता देना है। तो ये बहुत रेयर कंडीशन में और इमरजेंसी कंडीशन में यूज लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल आपको पूछा जाता है OTA के बारे में, यानी कि ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है, इससे क्या करते हैं हम, जो फ्री क्लोरीन जो या फिर फ्री रेजिडुअल जो कैलोरीन की अमाउंट होती है वाटर के अंदर, उसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं, जिसका नाम है OTA, ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट। अब सवाल आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मल रेजिडुअल क्लोरीन वॉल्यूम कितनी होती है वाटर के अंदर, तो आप आंसर में करना, रेंज आपको दी होगी 0.5 टू 0.5, या फिर आपको इस प्रकार से मिलेगा 0.5, इस प्रकार से, मतलब 0.5 से लेस देन। ठीक है, तो ये जो है ये नॉर्मल रेंज होती है क्लोरीन की। OTA टेस्ट हम यूज़ किस में करते हैं, क्लोरीन रेजिडुअल वॉल्यूम को डिटेक्ट करने के लिए, अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन के बारे में है, ये अपने काम का नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी हर एक पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है, हर एक पॉइंट को आपको याद करना है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म्स दे रखी है, यहाँ से वैसे सवाल नहीं पूछा जाएगा शॉर्ट टर्म से। एपिडेमियोलॉजी के बारे में आप सभी जानते हैं कि डिजीज़ की स्टडी कोई क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सवाल जो पूछे जाते हैं एपिडेमियोलॉजी से, वो पूछा जाता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में या फिर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल के बारे में। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल के अंतर्गत 3 जो कंटेंट्स या फिर एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रायंगल होता है वो क्या है, उसमें एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों से मिलकर क्या बनता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड या फिर ट्रायंगल। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि एक्सेप्ट करके सवाल पूछा गया है, बहुत बार पूछे जा चुका है। एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, तीनों के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिटेल के लिए पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करते हैं कुछ कैरियर के बारे में। बहुत मतलब जो भी डिजीज कंडीशंस होती है, स्प्रेड करने वाले जो कैरियर्स होते हैं, इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं, और यहाँ से भी बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। यहाँ पे 3 टाइप के कैरियर होते हैं, इंक्यूबेटरी कैरियर, नेक्स्ट कन्वर्जेंट बैरियर एंड हेल्दी कैरियर। हेल्दी कैरियर को लेकर सवाल पूछा जा चुका है। हेल्दी कैरियर यानी कि वो कैरियर्स, वो पैथोजेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब पर्सनस या फिर इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन उस पर्सन को, जिस पर्सन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हुए हैं उसको अफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब किसी प्रकार के कोई साइन सिम्टम या फिर बीमार जो है वो नहीं करते हैं, वो हेल्दी कैरियर कहलाते हैं। इंक्यूबेटरी कैरियर या फिर इसको हम बोल सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो बॉडी के अंदर एंटर तो हो गए, लेकिन वो साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार के साइन सिम्टम पर्सन के अंदर शो नहीं हो रहे हैं, वो इंक्यूबेटरी कैरियर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंट कैरियर। कन्वर्जेंट कैरियर का मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्सन के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन उस पर्सन को वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो पर्सन किसी दूसरों को वो कैरियर के थ्रू, मतलब वो पैथोजन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरों को दे देकर उन सभी को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, टाइफॉइड मेरी का नाम आपने सुना होगा, टाइफॉइड डिजीज कंडीशन का नाम आपने सुना होगा, इसकी ये कैरियर थी। टाइफॉइड मेरी जो है वो साल्मोनेला टाइफी की क्या थी, कैरियर थी। ये खुद जो पॉजिटिव थी, यानी कि इसको कोई जो डिजीज कंडीशन है वो अफेक्ट नहीं कर रही थी इतनी, लेकिन ये दूसरों को ये बीमारी बांट रही थी, तो ये क्या है, कन्वल्सेंट कैरियर कहलाते हैं। ठीक है, वहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, यानी कि डिजीज़ किस प्रकार से ट्रांसमिट होती हैं, ये आप सभी ने पढ़ रखा है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल केसेस, इनके बारे में भी सवाल वैसे नहीं पूछा जाएगा। कुछ यहाँ पे जो एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत जो मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछा जाएगा। एंडेमिक
डिजीज कंडीशन का मतलब है कि कोई भी डिजीज कंडीशन जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया या फिर पॉपुलेशन ग्रुप के अंदर कंस्टेंटली प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाती है, एंडेमिक कहलाती है। एपिडेमिक और एंडेमिक दोनों में डिफरेंस है। एपिडेमिक में डिफरेंस यही है कि जो स्पेसिफाइड पॉपुलेशन है या फिर स्पेसिफाइड जो पॉपुलेशन ग्रुप है उसके अंतर्गत वो डिजीज कंडीशन फैल रही है, लेकिन ये लार्ज नंबर में फैल रही है, मतलब लार्ज नंबर पर्सनस को ये अफेक्ट कर रही है कोई डिजीज कंडीशन, तो वो कहलाती है एपिडेमिक। नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक के बारे में बहुत बार सवाल पूछे जा चुका है। स्पोरेडिक का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर पॉपुलेशंस के अंदर, मतलब यूँ कह सकते हैं कि कहीं भी कभी भी किसी भी पर्सन को जो डिजीज कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है, स्पोरेडिक। ठीक है। पैंडेमिक को लेकर बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं और अभी रिसेंटली चल भी रहा था कोविड, तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि मतलब लार्ज पॉपुलेशन एरिया को, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी अगर कोई डिजीज कंडीशन स्प्रेड आउट हो रही है तो वो क्या कहलाती है, आपकी पैंडेमिक। ठीक है। यहाँ पर कुछ डिजीज अक्रेंस के बारे में फ्लक्चुएशंस है, ये हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ये ज़्यादा मतलब एपिडेमियोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। केस कंट्रोल स्टडी जो है इसको रिट्रोस्पेक्टिव मेथड भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। और ये जो केस कंट्रोल स्टडी है वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम डायग्नोस जिन ग्रुप ऑफ पीपल्स में फाइंड आउट हुई है उनके सिमिलर करेक्टरिस्टिक वाले जो केसेज हैं उन दोनों के ऊपर, मतलब केस और कंट्रोल दोनों के ऊपर क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। ये रिट्रोस्पेक्टिव नेचर की होती है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, या फिर इसको आप कह सकते हैं रिट्रोस्पेक्टिव मेथड। ठीक है। वैसे कोहर्ट स्टडी जो है, कोहर्ट स्टडी जो है वो प्रोस्पेक्टिव नेचर की होती है। दोनों में डिफरेंस यही है, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स में की जाती है, लेकिन ये कुछ समय के लिए की जाती है, जो कॉमन करेक्टरिस्टिक वाले होते हैं उन पे की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ में। यहाँ से जो सवाल पूछा जाएगा वो डेमोग्राफी से पूछा जाएगा कि जो इंडिया है वो किस स्टेज के अंदर है। सवाल यहाँ से बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो जो डेमोग्राफी है इसके अंदर देखते हैं हम BR और DR यानी कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट। यहाँ पे 5 स्टेज है, 1 2 3 4 एंड 5। पाँचों स्टेज बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वे में आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है आपको याद। फर्स्ट स्टेज जो है वो हाई स्टेशनरी है एंड जो फोर्थ स्टेज है वो लो स्टेशनरी है। हाई स्टेशनरी में बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई हो जाएगी, लो स्टेशनरी में ये दोनों ही लो हो जाएगी। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो हाई स्टेशनरी में तो बढ़ेगी, लेकिन लो स्टेशनरी में क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों हाई स्टेशनरी एंड लो स्टेशनरी दोनों समझ में आ गए। अब बात करते हैं अर्ली एक्सपांडिंग एंड लेट एक्सपांडिंग। अर्ली एक्सपांडिंग का मतलब है कि इसमें तो बर्थ रेट हाई होगी और डेथ रेट क्या होगी, डेक्लाइन होगी। वैसे लेट एक्सपांडिंग में दोनों ही क्या होगी, डेक्लाइन होगी। अर्ली में सिर्फ बर्थ रेट बढ़ रही है, डेथ रेट घट रही है, लेकिन लेट एक्सपांडिंग में दोनों ही चीज़ें घट रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो दोनों में ही पॉपुलेशन ग्रोथ तो होती है, अर्ली एक्सपांडिंग हो चाहे लेट एक्सपांडिंग हो। और इनको याद करने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका यही है कि फर्स्ट स्टेज जो है वो हाई स्टेशनरी है, तो अर्ली एंड लेट दोनों एक्सपांडिंग सेकंड एंड थर्ड पे आ जाएंगे, और जो फोर्थ वाला होगा वो लो स्टेशनरी पे होगा, और जो बच गया वो क्या है, डेक्लाइनिंग। डेक्लाइनिंग में जो बर्थ रेट है वो लो होती है एंड डेथ रेट जो है वो भी डेक्लाइन होती है, और पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि इंडिया किस स्टेज में आता है, तो आपको आंसर में करना है लेट एक्सपांडिंग में। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वाइटल स्टैटिक्स, आप सभी को पता है वाइटल स्टैटिक्स के बारे में, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर सवाल आपको पूछा जाएगा सर्विलेंस को लेकर, एक्टिव सर्विलेंस एंड पैसिव सर्विलेंस, यहाँ से आपको सवाल पूछे जा सकता है। अब क्या होता है एक्टिव सर्विलेंस और क्या होता है पैसिव सर्विलेंस, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्टिव सर्विलेंस का मतलब है घर घर जाकर सैंपल और डाटा दोनों का जो कलेक्शन है वो आप करते हैं, तो वो आपका कहलाता है एक्टिव सर्विलेंस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मलेरिया सर्विलेंस, मतलब कि मलेरिया किसी कम्युनिटी में फैला है, तो आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से जो सैंपल है वो आप कलेक्ट करेंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्टिव सर्विलेंस। किसी पर्सन को बीमारी हुई और वो PHC पे या CHC पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं पर भी वो आया, हॉस्पिटल में आया और उसने सैंपल दिया या फिर आपने सैंपल लिया, वो क्या कहलाएगा, पैसिव सर्विलेंस। मतलब पर्सन खुद आकर सेंटर पे या फिर हॉस्पिटल में आकर वो अपना खुद का
सैंपल दे रहा है, डाटा जो है वो आपको बता रहा है, तो ये आपका पैसिव सर्विलेंस कहलाएगा। और एक्टिव सर्विलेंस जो हाउस टू हाउस यानी घर घर जाकर सर्वे करना या फिर डाटा कलेक्शन करना, वो आपका एक्टिव सर्विलेंस कहलाएगा। ठीक है। वैसे सेंटिनल सर्विलेंस का मतलब है रैंडमली और नॉन रैंडमली डाटाज का कलेक्शन करना, वो क्या कहलाता है आपका सेंटिनल सर्विलेंस। ठीक है। वैसे यहाँ पे और जो IDSP है इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक जो MCTS है इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। MCTS यानी कि मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म कभी कभार पूछ ली जाती है कि MCTS स्टैंड्स फॉर, आंसर में करना मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डाटाज के बारे में है, तो डाटाज के बारे में हम ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे। यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग यानी कि जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो सारी अलग अलग टाइप की यहाँ पे सैम्पलिंग है। अब हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो हैंडलिंग रूल है वो 1998 में बनाया गया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में बनाया गया था। ये दोनों आप ध्यान रखना। और ये जो टाइप मतलब जो वेस्ट होता है वो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो वेस्ट होता है वो जनरल वेस्ट होता है 85%, और जो हैजार्डस वेस्ट होता है वो कितना होता है 15%। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम मेजर सोर्स एंड माइनर सोर्स इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बात करेंगे यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 ये क्या कहता है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है 2016, इसके अंतर्गत शेड्यूल बनाया गया है। शेड्यूल में 4 टाइप अलग अलग बनाए गए हैं शेड्यूल में, और किस टाइप में क्या प्रोविजन है ये आपको अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। ये जो प्रोविजंस यहाँ पे आपको दिखाया गया आपकी स्क्रीन पे, इनको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से एक प्रोविजन आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस शेड्यूल में आता है। आपको वहाँ पे यहाँ पे मतलब जिस प्रकार से ऑप्शंस आपको दी जाएंगी, शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड एंड फोर्थ, इस प्रकार से आपको सवाल देके यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये आप याद कर लेना। अब अपन लोग बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में जो बैग होते हैं, अलग अलग टाइप के बैग होते हैं, उनमें हम जो वेस्ट मैनेजमेंट है या फिर जो वेस्ट है उनको डिस्पोज करते हैं, तो वो किस में क्या क्या करते हैं वो देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम कैटेगरी फर्स्ट यानी कि येलो जो बैग आता है उसके अंदर कौन कौन से वेस्ट जो है वो डिस्पोज करते हैं। यहाँ पर देखिए ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटोमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, तो यानी कि ह्यूमन एनाटोमिकल हो चाहे एनिमल एनाटोमिकल हो, दोनों ही जो वेस्ट होते हैं वो येलो बैग में डालते हैं। सॉइल्ड वेस्ट जो होता है वो भी येलो बैग में जाता है। एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि एक्सपायर्ड जो मेडिसिन्स होती है, डिस्कार्डेड जो मेडिसिन्स होती है, वो भी हम येलो बैग में डालते हैं, कोई भी रेड या फिर ब्लू मत कर देना। ठीक है। केमिकल वेस्ट जो होता है या फिर केमिकल जो लिक्विड वेस्ट होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल, अदर जो क्लिनिकल लैब वेस्ट होता है, वो सारा का सारा किस में जाता है, येलो बैग के अंदर जाता है। इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करते हैं तो इंसिनरेट इनको किया जाता है, या फिर प्लाज्मा पायरोलाइसिस या फिर डीप ब्रूल जो है इनका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है रेड बैग, रेड आर फॉर रबर, यानी कि रबर का जितना भी वेस्ट होता है वो सारा का सारा किस में आता है, रेड बैग के अंदर। और ये किस प्रकार का वेस्ट होता है, रिसाइक्लेबल, रबर वाला वेस्ट जो होता है वो रिसाइक्लेबल होता है। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ रबर के जो एग्जांपल्स है वो देख लीजिए, जैसे ट्यूबिंग है, बॉटल्स है, आईवी ट्यूब है, आईवी सेट है, कैथेटर है, यूरिन बैग है, सिरिंज है। सिरिंज कौन सी वाली, विदाउट नीडल, यानी कि जिसके नीडल तो जो है वो किस में जाएगी, वाइट कंटेनर में, लेकिन इसका जो बचा हुआ हिस्सा है, नीडल है, जो सिरिंज है वो प्लास्टिक रबर की होती है, तो वो जो है इसके अंदर रेड बैग में जाएगी। वैसे ही फिक्स्ड नीडल सिरिंज, अब ध्यान रखना यहाँ पर सवाल ये पूछा जाता है कि अगर फिक्स्ड नीडल सिरिंज है, यानी कि उस मतलब जो सिरिंज आती है ना जिसमें जो आगे वाली टिप होती है उसको आप नहीं हटा सकते, वो फिक्स्ड नीडल सिरिंज होती है, मतलब नीडल को आप नहीं हटा सकते, तो वो सारी की सारी सिरिंज भी किस में जाएगी, रेड बैग के अंदर। वैक्यूटेनर्स विद देयर नीडल कट, टेयर ग्लाउज, ये सारे के सारे किस में जाएंगे, रेड बैग में। इसका ट्रीटमेंट ऑटोक्लेविंग है, माइक्रोवेविंग है, हाइड्रोक्लेविंग है, ये आप बाकी और पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आता है वाइट कंटेनर, वाइट जो कंटेनर होता है उसमें आता है आपका शार्प जितना भी आता है वो सारा का सारा वाइट कंटेनर के अंतर्गत ही आता है, चाहे आपकी वो नीडल्स हो, सिरिंज हो विथ फिक्स्ड नीडल। जो सिरिंज विथ फिक्स्ड नीडल है वो आपकी किस में जाएगी, रेड बैग में, क्योंकि उसमें वैसे तो वाइट में भी जाती है, लेकिन जो फिक्स्ड निडल है उसको आप हब कटर से कट करके इसमें डाल सकते हो, वो कट जाएगी वैसे। और जो सिरिंज है
जो सिर्फ प्लास्टिक वाली मतलब जो बचती है आपकी सिरिंज, वो आपके रेड बैग में जाएगी, और जो भी शार्प कंटेंट है वो आपका वाइट बैग में आएगा। ठीक है, निडल्स विथ निडल टिप कटर एंड बर्नर, स्केलपल्स है, ब्लेड्स है, बर्नर्स है, एंड स्केलपल, ब्लेड, बर्नर, ये 2-3 बार हो चुके हैं, कोई बात नहीं, ये मिस टाइपिंग हो जाती है कभी कभार। तो मतलब ये जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके वाइट कंटेनर के अंदर जाएंगे। ऑटोक्लेविंग एंड डाई हीट स्टरलाइजेशन, ये इनका ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है वो आता है ब्लू बैग। ब्लू बैग में जितने भी कांच के टुकड़े होते हैं, ग्लास वेयर्स जो भी है, या फिर मेटेलिक बॉडी इम्प्लेंट है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ब्लू बैग के अंदर। मतलब कांच का जितना भी जो भी होता है वो सारा का सारा किस में आता है, ब्लू बैग के अंदर। वो चाहे वाइल हो, एम्प्यूल हो, ग्लास लाइक जितने भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किस में जाएगी, ब्लू बैग में। तो ये है आपका ब्लू बैग, और इसको ट्रीट करने का जो मेथड है या ऑप्शन है वो है ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, हाइड्रोक्लेविंग एंड देन रिसाइकलिंग। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बाकी यहाँ पे इतना ही है। आगे नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ते हैं रैपिड रिवीजन में। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं स्लाइड। ये भी इम्पोर्टेंट ब्लॉक है, यानी कि न्यूट्रिशन, जहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहला ही सवाल जो बनता है आपका वो बनता है इसेंशियल अमाइनो एसिड को लेकर। तो 8 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनकी लिस्ट आपके सामने ये रही, आप इनको पढ़ लीजिए। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, जिसमें मैथ्यूनिन एंड सिस्टीन होता है, फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन या वैलिन, ये सारे के सारे क्या है, 8 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको मतलब इनकी बॉडी को ज़रूरत होती है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटीन के फंक्शन है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, तीनों आप सभी को पता है तीनों के बारे में। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसमें विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है, प्रोटीन की कितनी क्या जरूरत होती है, इसको लेकर सवाल पूछा जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, इतनी ज़रूरत हर एक पर्सन को होती है, यानी कि 60 किलो का अगर पर्सन है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ से सवाल ये भी पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में कितना चाहिए, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं। एग प्रोटीन जो है वो बेस्ट फूड होता है प्रोटीन का, ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट फैट्स, फैट्स के बारे में आप सभी को पता ही है कि फैट्स कितनी खतरनाक होती है और कितनी लाभदायक होती है, ये भी आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होती है उससे 4 किलो कैलोरीज जो है वो पर्सन को मिलती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो आते हैं वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आएंगे। तो यहाँ पर देखिए वाइटामिन्स में भी 2 टाइप के होते हैं, एक फेट सोल्यूबल वाइटामिन्स, एक वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। फेट सोल्यूबल के अंदर ADEK, एडेक, इनको याद कर लेना। ए को रेटिनॉल, डी को कैल्सीफेरॉल, D2 जो होता है वो कैल्सीफेरॉल कहलाता है, कोलिकैल्सीफेरॉल D3 को होता है, टोकोफेरॉल विटामिन E को कहते हैं। ये सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि टोकोफेरॉल जो है किसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पे विटामिन ADE इस प्रकार से ना अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, इनके ये जो नाम है वो आप ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स ये यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरे के पूरे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विटामिन ए जो है उसको रेटिनॉल कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, कितनी क्या ज़रूरत है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जो है इसकी डेफिशिएंसी से, यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थैल्मिया, बाइटोट स्पॉट एंड केरेटोमलेशिया होता है। लेकिन यहाँ से सवाल आपको पूछा जाता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से अर्लीस्ट सिम्टम क्या होगा, तो फिर आपको आंसर में करना होगा नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपको पूछा जाए अर्ली क्लिनिकल साइन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो आपको आंसर में करना जीरोप्थैल्मिया, अर्ली क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। ध्यान रखना, अर्लीस्ट सिम्टम पूछे नाइट ब्लाइंडनेस कर देना, अर्ली क्लिनिकल साइन पूछे तो जीरोप्थैल्मिया कर देना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन डी, इसके जो नाम है वो तो आपको पता ही है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में तो रिकेट्स होता है और जो भी एडल्ट होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई, यहाँ से राजस्थान सीचो में सवाल पूछा गया था
कि जो विटामिन ई है इसका रिचेस्ट सोर्स क्या होता है। तो वहाँ पर आपको सनफ्लावर सीड्स जो है ऑप्शन में दिया गया था, मतलब राजस्थान सीएचओ के जब एग्जाम आपकी ली गई थी। तो जो भी सनफ्लावर सीड्स है इनमें रिचेस्ट सोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन ई के होते हैं। विटामिन के जो है ये बॉडी के अंदर या मतलब जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है उससे सिंथेसाइज्ड होते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनको विटामिन के का इंजेक्शन भी लगाया जाता है, क्योंकि उनकी फ्लोरा जो है काम नहीं करती है, इसलिए उनको विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। थायमिन, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। थायमिन विटामिन B1 का नाम है, और इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं। बेरी बेरी, वर्निक्स एंसिपेलोपैथी विथ मेमोरी लॉस, ocular palsy and delirium associated with B1 deficiency। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिलीरियम जो है इसको लेकर सवाल पूछा जाता है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से डिलीरियम होता है। सवाल आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा और पूछा जा चुका है कई एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। डिलीरियम जो है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। बाकी जैसे बेरी बेरी है आप सभी को पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि इनको बेरी बेरी के बारे में, इनके खून में दौड़ रहा है, बेरी बेरी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि डिलीरियम जो है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। तो इसलिए इस प्रकार के सवाल जो है आपके सामने वो डालते हैं। ध्यान रखिएगा, डिलीरियम जो है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। राइबोफ्लेविन B2, इसकी वजह से एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है, चिलोसिस होता है, सोरनेस ऑफ द टंग, ये सब कुछ कंडीशंस देखने को मिलेगी इसकी डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है नियासिन। नियासिन की वजह से पेलाग्रा होता है, और पेलाग्रा में 4D देखने को मिलता है, वैसे 3D होगा, लेकिन जो 4D होता है वो होता है आपका डेथ। सिम्टम्स की बात करें तो 3D ही होगा, यानी कि डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया, ये 3 कंडीशंस देखने को मिलेगी। ये आपके क्या सिम्टम्स, लेकिन अगर आपको पूछा जाए 4D कौन सा है तो आपको डेथ करना है, यानी कि ये सिम्टम नहीं है, डेथ क्या है, मतलब पर्सन के अंदर कुछ भी नहीं रहा है ना, मर चुका है। तो डेथ जो है ये आपकी पेलाग्रा की वजह से हो सकती है। और मेज जो है वो पोर सोर्स होता है किसका, विटामिन B2 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पायरिडोक्सिन, विटामिन B6। पायरिडोक्सिन जो है उसके रिचेस्ट सोर्स है लिवर, मीट, फिश, ऑल सीरियल्स। ठीक है, पायरिडोक्सिन की कमी से जो है स्किन लीजन्स बन सकते हैं, चिलोसिस, ग्लोसाइटिस एंड कन्वल्जन्स बच्चे में हो सकते हैं। पैंथोनिक एसिड, इसकी वजह से कोई सिम्टम नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब पेंटोथेनिक जो एसिड होता है इसकी डेफिशिएंसी के कोई सिम्टम अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुए हैं। इस प्रकार से सवाल आपको पूछा जा सकता है। फॉलिक एसिड एनटीडी में यूज लिया जाता है, आप सभी को पता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए क्या दिया जाता है, फॉलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन B12 है एनीमिया में, परनीशियस एंड मिगलोब्लास्टिक एनीमिया, आप सभी जानते हैं। विटामिन C, आंवला जो होता है, यानी आंवला जो होता है वो आपका रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन C का। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। नेक्स्ट कुछ मिनरल्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, तो ये हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे नहीं, मिनरल्स के बारे में आप जानते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डाइट के बारे में। तो अलग अलग जो कंडीशंस है उनकी अलग अलग यहाँ पे डाइट दे रखी है, मतलब जैसे बच्चे होते हैं तो उनकी डाइट अलग होती है, प्रेगनेंसी में अलग होती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाए गए हैं, इनके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस जो प्रोग्राम है ये 1970 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाता है कि विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम जो है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW, इनके द्वारा ये चलाया गया। अब यहाँ से सवाल और ये पूछा जाएगा विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज होती है वो 9 मंथ पे लगती है, तो फर्स्ट डोज कितनी होती है, देन इसके बाद जो 5 ईयर तक डोज इसकी चलती है वो कितनी क्या चलती है, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे थोड़ा बहुत। आगे देखिए यहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि IDDCP, ये 1962 में चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील जो प्रोग्राम है ये इनिशिएट हुआ था 1962 के अंदर, 1962 में मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा 1975 में चलाई गई थी। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने ICDS स्कीम जो है वो लॉन्च की थी 1975 के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे ICDS के बारे में खूब ज़्यादा डाटा दे रखा है वैसे। अब आप में आगे बात करते हैं, लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी में कितनी क्या एनर्जी या फिर जो फूड्स की ज़रूरत होती है उसके बारे में देख लेते हैं। प्रेगनेंसी में वेट गेन जो होता है वो 9 से 12 किलो नॉर्मली इतना वेट गेन
होता है, ये आप सभी को पता भी है। अब यहाँ पे प्रोटीन की हमने बात की थी कि जो है पर्सन को 1 ग्राम पर जो है बॉडी वेट के अनुसार, पर केजी बॉडी वेट के अनुसार जो है ज़रूरत होती है, लेकिन लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी में ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की। तो देखिए यहाँ पे 20 ग्राम पर डे इतनी एडिशनल ज़रूरत होगी, मतलब एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान। तो आपको सवाल में पूछा जाए कि नॉर्मल पर्सन जो होते हैं या फिर नॉर्मल एडल्ट उनको कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उसका वेट जो है 55 से 60 केजी के समथिंग होता है। तो आप आंसर में क्या करेंगे, 55 से 60 ग्राम पर केजी बॉडी, मतलब इतना पर ग्राम जो है, इतना बॉडी वेट के अनुसार हर एक नॉर्मल एडल्ट वन को ज़रूरत होती है। लेकिन प्रेगनेंसी में जो है 20 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, मतलब 60 केजी की कोई महिला है तो उसमें 20 और ऐड कर दीजिए, तो यानी कि 80 ग्राम प्रोटीन की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको एक्स्ट्रा आपको बताना होगा जब आपको इस प्रकार से सवाल पूछा जाए तो। ठीक है, अब बात करते हैं आयरन की। तो आयरन 21 mg पर डे से 35 mg पर डे प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज, मतलब इतना आयरन एक्स्ट्रा ज़रूरत जो है प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान होती है। विटामिन सी जो है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ये आप सभी को पता है, बहुत बार ये सवाल पूछे जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो है इसकी ज़रूरत होगी 1200 mg पर डे, मतलब इसकी कैल्शियम जो है 1200 mg पर डे इंक्रीज हो जाती है। लेकिन नॉर्मल जो एडल्ट वुमन होती है 600 mg पर डे इसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में डबल हो जाती है। जिंक के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे 10 mg पर डे से 12 mg पर डे प्रेगनेंसी में ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे ही वाइटामिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग यहाँ से सवाल आपके बनते हैं और आपके पूछे भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फूड पिरामिड, इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। एनीमिया को लेकर यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो आपको दिया जाएगा और किस प्रकार का एनीमिया है, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। मोर देन 11 ग्राम पर DL अगर किसी पर्सन का HB लेवल है तो आप क्या कहेंगे, नो एनीमिया, मतलब इसको एनीमिया नहीं है। 11 से अबव अगर वैल्यू आती है तो आप क्या कहेंगे, इसको एनीमिया नहीं है। 7 से 11 अगर ग्राम किसी पर्सन में HB है तो ये क्या कहलाएगा, आपका मॉडरेट एनीमिया, मतलब इसको मॉडरेट एनीमिया है। और अगर 7 से कम है तो ये सीवियर एनीमिया को इंडिकेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ साइन सिम्टम्स दे रखे हैं जिनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के बारे में है। यहाँ से भी सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सवाल आपको पूछा जाता है कि कितनी IFA की जो डोज है या फिर कॉम्बिनेशन जो होता है आयरन फॉलिक एसिड का, वो कितना क्या होता है देख लीजिए। प्रोफाइलेक्टिक डोज एंड थेराप्यूटिक डोज दोनों अलग अलग है वही कॉम्बिनेशन। 100 mg एलिमेंटल आयरन होता है और 0.5 mg फॉलिक एसिड होता है, ये कॉम्बिनेशन में आती है IFA की टेबलेट। तो इसमें 100 mg जो है वो आयरन होता है और 0.5 mg फॉलिक एसिड होता है। और ये एटलीस्ट 100 डे, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है सभी वुमेन्स को 100 डे दी ही जाती है, मतलब एवरी डे 1 टेबलेट उनको लेनी होती है। अगर थेराप्यूटिक डोज की बात करें और महिला जो है वो किससे पीड़ित है, एनीमिया से, तो उस महिला को 2 IFA टेबलेट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कॉम्बिनेशन वही रहेगा लेकिन 100 टेबलेट की जगह इनको क्या लेनी पड़ेगी, 200 टेबलेट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एनीमिया के बारे में हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे लैक्टेशन की बात करते हैं। लैक्टेशन में 2 रिफ्लक्स होते हैं, एक होता है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, एक होता है लेट डाउन रिफ्लेक्स। प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं, मिल्क प्रोडक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि जो प्रोलैक्टिन है ये मिल्क का क्या करता है, प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट आता है आपका लेट डाउन रिफ्लेक्स जिसको मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और ये हार्मोन क्या करवाता है, मिल्क इजेक्शन का काम करता है, इसलिए इसको लेट डाउन रिफ्लेक्स या फिर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे पोजीशन दे रखी है किस प्रकार से जो है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पोजीशन रखनी होती है। कैल्शियम की बात हमने कर ही ली है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसके बारे में भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन को लेकर भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत कितना क्या परसेंट आता है PEM। तो 71 to 80% जो है ग्रेड फर्स्ट में आता है, 61 to 70% ग्रेड सेकेंड एंड 51 to 60% ग्रेड थर्ड एंड 50% से अगर बिलो है तो ग्रेड फोर्थ के अंतर्गत आता है। ये क्लासिफिकेशन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। यहाँ पर 2 डेफिनेशंस दे रखे हैं, दोनों को आप पढ़ लीजिए, स्टंटिंग एंड वास्टिंग।
नेक्स्ट है मिड आर्म सर्कमफेरेंस। जो एम ए सी है यानी मिड आर्म सर्कमफेरेंस जो है उसको मेजर करने के लिए उसको मेजर करने के लिए साकर टेप यूज ली जाती है। अब यहाँ से मालनरिश का पता कैसे करते हैं हम, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर से अगर लेस देन MAC आती है तो ये पर्सन क्या है, या ये जो बच्चा है वो क्या है, माल नरिश्ड है। अगर 11.5 सेंटीमीटर से बिलो अगर साकर टेप में MAC आती है तो ये बच्चा क्या है, सीवियर माल न्यूट्रिशन का शिकार है। और अगर 12.5 से 13.5 के बीच अगर MAC आती है तो ये क्या है, बच्चा बॉर्डर लाइन है, मतलब इसको अभी तक जो है मतलब PEM प्रोटीन एनर्जी जो माल न्यूट्रिशन है वो नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम MAC से हम चेक कर सकते हैं मिड आर्म सर्कमफेरेंस जो होती है, इससे हम अलग अलग जो माल न्यूट्रिशन है, मतलब जो माल नरिश्ड है, सीवियर माल न्यूट्रिशन है, बॉर्डर लाइन है, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं साइकिल टैप की मदद से। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन के साइन एंड सिम्टम की। तो इसमें 2 टाइप के क्लिनिकल सिंड्रोम्स होते हैं माल न्यूट्रिशन के, मरासमस एंड क्वाशियोरकर। मरासमस का मतलब है कि जो प्रोटीन एंड जो कैलोरीज है उसके कम इंटेक की वजह से होने वाली बीमारी है मरासमस। इसमें कुछ साइन सिम्टम इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, मन की और एज्ड फेस देखने को मिलेगा, मसल वास्टिंग होगी, एब्सेंस ऑफ एडिमा, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में जो इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है वो क्या है, फ्लैग साइन। फ्लैग साइन को लेकर सवाल पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, SAM, यानी कि ये 11.5 सेंटीमीटर से अगर बिलो या लेस MAC आती है तो वो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट मतलब जो मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन है ये हम पढ़ेंगे नहीं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम कुछ विटामिन डेफिशिएंसी और उनकी वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन, इनके बारे में आपको डिटेल में वैसे भी पता ही है। विटामिन ए की वजह से क्या होता है क्या नहीं होता है ये आप सभी जानते हैं। जो देखिए हमने बात की थी कि विटामिन ए की जो डोज होती है वो 9 मंथ पे पहली डोज दी जाती है और वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो पिलाई जाती है। देन उसके बाद एवरी 6 मंथ मतलब 6 महीने के गैप से जो डोज है वो 5 साल तक दी जाती है बच्चे को, और वो कितने दी जाएगी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो पहली जो डोज होगी वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगी। देन उसके बाद जो 5 साल तक एवरी 6 मंथली जो आप डोज देंगे वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से जो अलग अलग आपने पढ़ रखे हैं कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, वेट बेरीबेरी, ड्राई बेरीबेरी। बेरीबेरी के भी जो है 2 टाइप होते हैं। ड्राई बेरीबेरी जो है वो नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब नर्व को अफेक्ट करती है, और जो वेट होती है वो हार्ट को अफेक्ट करती है। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट विटामिन B12 है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। विटामिन B3 की जो डेफिशिएंसी है उससे पैराग्रा होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। विटामिन B6, इसके लिए इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट है वो ये है, विटामिन B6 की जो है डेफिशिएंसी, जो भी पर्सन टीबी की दवाई खा रहा है, आइसोनियाजाइड का साइड इफेक्ट पेरिफेरल न्यूराइटिस, और इस आइसोनियाजाइड की वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है, और इससे प्रिवेंट करने के लिए उस पेशेंट को पायरिडोक्सिन यानी कि विटामिन B6 दिया जाता है, ये साथ में दिया जाता है। फॉलिक एसिड से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, तो मदर को फॉलिक एसिड पहले से ही दिया जाता है ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होगा, या फिर इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। विटामिन डी के बारे में आप सभी को पता चली गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स जो होता है उसके क्या फीचर्स है। यहाँ पे ये सारी फीचर्स आप पढ़ लेना। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स वो है, एक तो पिजन शेप चेस्ट जो है उस बच्चे में देखने को मिलता है, और एक जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन ऑफ रिब्स जो होता है वो लुक्स लाइक बीड्स, मतलब बीड्स की तरह वो दिखने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, रिकेटी रॉसरी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया होगा, और आयोडीन डेफिशिएंसी से आप सभी को पता है थायराइड, गोइटर वगैरह डिजीज कंडीशंस होते हैं, क्रेटिनिज्म वगैरह जो है वो भी, माइक्सोडीमा, ये सब कुछ देखने को मिलते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो बोन जो है वो प्रॉपर जो है काम नहीं करेगी, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया जैसी कंडीशंस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रोग्राम्स है और कौन से मिनिस्ट्री ने उनको लॉन्च किया है, इसके बारे में वैसे मैंने आपको पहले 1-2 के बारे में तो बता भी दिया है, लेकिन यहाँ से पूछा भी जाता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है, ये 3 जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है इनसे चलाए गए प्रोग्राम है, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम,
ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और जो MOHFW है, इनके द्वारा विटामिन ए एंड प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया, ये 2 प्रोग्राम इनके द्वारा चलाए गए हैं। मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा चलाया गया है। ये ध्यान रखना, यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। IDDCP जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाया हुआ प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फूडबॉर्न डिजीज कंडीशंस है, इनके बारे में हम छोटे से और संक्षिप्त में जो सारी चीज़ें हैं वो हम पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिथायरिज्म एक फूड इंटॉक्सिकेशन की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। केसरी दाल का नाम आपने सुना होगा, उस केसरी दाल में जो है लेथायरस सेटाइवस पाया जाता है। और ये जो लेथायरस सेटाइवस होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, BOAA यानी कि बीटा ऑक्सिलिल अमाइनो एलिनिन का सिक्रेशन करता है, और इसकी वजह से, इस टॉक्सिन की वजह से लिथायरिज्म पर्सन को होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 सवाल बनते हैं। जो लेथायरिज्म है कौन सी दाल से होता है, केसरी दाल से। इसमें पाया क्या जाता है, लेथायरस सेटाइवस। ये क्या, कौन सा टॉक्सिन जो है सिक्रेट करता है, तो आपको आंसर में करना है BOAA, बीटा ऑक्सिलिल अमाइनो एलिनिन। नेक्स्ट है एपिडेमिक ड्रॉप्सी। एपिडेमिक ड्रॉप्सी जो है वो मस्टर्ड ऑयल एंड आर्जमन ऑयल से होने वाली डिजीज कंडीशन है। अब यहाँ पे आपको सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वो टेस्ट है जिससे हम आर्जमन ऑयल को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो आंसर में आपको करना है नाइट्रिक एसिडिक टेस्ट एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन की आती है एपिडेमिक असाइटिस। एपिडेमिक असाइटिस जो है वो हिपेटोटॉक्सिन्स जैसे कि पायरेलोजिडिन एल्कलॉइड्स, ये कुछ हिपेटोटॉक्सिन्स होते हैं, इनकी वजह से एपिडेमिक असाइटिस जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है फ्लेटोक्सिकोसिस, ये एक फंगस होता है एस्परजिलस फ्लेवस, इसकी वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट है अर्गोटिज्म, ये अर्गोट फंगस से होने वाली डिजीज कंडीशन है। यहाँ से ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस से होने वाली कौन सी डिजीज कंडीशन है, तो आपको आंसर में करना है अर्गोटिज्म। तो ये आज का लेसन जो है, अपना जो रैपिड रिवीजन है वो यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो भी इससे भी बढ़िया और धमाकेदार होगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छे से इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद कर सके और आगामी जो होने वाली एग्जाम है उनमें वो सफलता पा सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।